ये ये पहला प्रॉब्लम है। इसमें पूछा जा रहा है कि आप एक बॉडी ऑफ मास m 1 किलो प्लेस्ड ऑन ए रफ सरफेस and horizontal force is applied on the block as shown in figure. Then we have to find out the value of friction and acceleration as the force on the body is gradually increased. मतलब इसको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अगर ऐसे समझे तो if you draw this picture, suppose if you draw this picture, तो F एक फोर्स लग रहा है एक बॉडी पे जो कि मान लो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। F इज प्रोपोर्शनल टू T, तो F इक्वल टू मान लो कोई कांस्टेंट ले लिए K इंटू टी, वेयर K इज सम कांस्टेंट। ओके, आपको दिया हुआ है म्यूएस का वैल्यू, दिया हुआ है 0.5 एंड म्यूके का वैल्यू दिया हुआ है 0.4। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0 if and only if F external is not equal to 0, है ना? एंड Fs का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है? Fx का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? Fx का मैक्सिमम वैल्यू होता है मैक्सिमम ये काइनेटिक फ्रिक्शन जितना नहीं, Fs का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? म्यूएस इनटू n। और Fk का वैल्यू क्या होता है? Fk का वैल्यू होता है म्यूके इनटू n, होता है ना? ये तो हमने पढ़े थे। क्लियर है? मेरा डाउट है? नहीं नहीं ना? अब ये 1 किलो का ब्लॉक है, तो 1 किलो का ब्लॉक है तो ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा n, नीचे लगेगा इसका 1g, मतलब 10 हो गया। तो अगर Fs का मैक्सिमम वैल्यू निकाले तो मैक्सिमम वैल्यू हो गया म्यू का हो गया 0.5 इंटू 10, मतलब हो गया 5 न्यूटन। और Fk का वैल्यू कितना हो गया? Fk का वैल्यू हो गया 0.4 इंटू 10, तो Fk का वैल्यू हो गया 4 न्यूटन। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि एक फ्रिक्शन जो है 4 न्यूटन का है और एक फ्रिक्शन है 5 न्यूटन का है। तो अगर F वर्सेस, अब हम मान लो जो फोर्स है इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं 0, मान लो T इक्वल टू 0 पे बॉडी पे फोर्स था 0, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? 5 न्यूटन 5 न्यूटन होगा। अगर मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अगर 5 न्यूटन पीछे लगने लगा तो ब्लॉक को इधर मूव कर जाना चाहिए। हम तुमको क्या बताए थे? मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन होगा। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन होगा। हम बोल रहे कि F इक्वल टू 0 लगा रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना? तब 0 होगा। 0 होगा, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हमको तभी फील होता है जब बेसिकली हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। इसलिए तो इसको लिखे कि व्हेनेवर द Fs इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब आप बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर हम फोर्स 0 कर रहे हैं T इक्वल टू 0 पे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, तो मैं बॉडी का कोई भी एक्सलेशन नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, बॉडी का कोई भी एक्सलेशन नहीं होगा। Fk का वैल्यू कितना होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 0 रहेगा। ये भी 0 रहेगा। अच्छा, F का वैल्यू हम 1 न्यूटन कर दिए, Fs का वैल्यू कितना होगा? Fs का वैल्यू क्या होगा? तब ये हो जाएगा 4 न्यूटन। 4 न्यूटन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर से देखो, अगर F का वैल्यू हम यहाँ 1 न्यूटन कर देते हैं और इसका लिमिटिंग, इसका फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू है 5 न्यूटन, तो इसका मतलब 4 न्यूटन तो पीछे लग के मूव करने लगेगा ब्लॉक। ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं। हम तुमको एक चीज और बताए थे ना कि Fs का वैल्यू जो होता है वो एडजस्टिंग टू फोर्स होता है, एडजस्टिंग टू फोर्स होता है ना? जब टेंडेंसी ऑफ मोशन रहता है तब जाके बेसिकली क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। तो F इक्वल टू अगर 1 न्यूटन है तो बॉडी तो मूव नहीं कर सकता, बिकॉज स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन तक उसको रोक सकता है। मतलब Fs का वैल्यू कितना होगा? 1 न्यूटन होगा। तो 1 न्यूटन होगा, तो फिर इसलिए होगा एक्सप्रेशन 0। Fk का वैल्यू कितना होगा? अभी भी 0, 0 बिकॉज बॉडी मूव नहीं कर रहा है। F का वैल्यू अगर हम 2 न्यूटन करें तो Fs का वैल्यू कितना होगा? 2 2 न्यूटन, क्योंकि अभी भी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड नहीं कर पा रहा, मतलब ब्लॉक नहीं मूव कर पाएगा, तो ये 0 ही रहेगा। Fk इक्वल टू 0। Fk का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू हम कर दिए 3 न्यूटन, तो Fs का वैल्यू कितना होगा? 3 न्यूटन। 3 A 0, Fk 0। अगर Fs का वैल्यू मान लो हम सीधे 5 कर दिए तो Fs का वैल्यू कितना होगा? मैक्सिमम पहुंच जाएगा 5 पे। बॉडी टेंडेंसी टू स्लाइड में रहेगा, इसलिए एक्सेलेरेशन 0 होगा। अभी भी Fk 0 है,
मैंने बॉडी मूव नहीं किया है। एफ के का वैल्यू, फोर्स का वैल्यू हम 5.1 कर दिए। एफ एस का वैल्यू कितना हो जाएगा? एफ एस का स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर हम फोर्स को बढ़ा के 5.1 न्यूटन कर दिए तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन ही रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन तो लगेगा ही नहीं अब, क्योंकि 5.1 हो गया तो मतलब बॉडी तो मूव करने लगा। तो जब बॉडी मूव करने लगता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कब तक लगता है? जब तक बॉडी के में टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है, मोशन में नहीं होता है, टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एफ के कितना हो जाएगा? एफ के का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.1। अच्छा नहीं, हाँ इसका तो कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं होता है ना, ये तो 4 हाँ। न्यूटन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स माइनस एफ के बाई एम। क्लियर? तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया 5 माइनस पीछे, सॉरी 5.1 माइनस पीछे का फोर्स हो गया 4 डिवाइड बाई एम 1 किलो, मतलब 0.1 बाई 1 किलो, मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ में आया है नहीं समझ में आया वाला कॉन्सेप्ट? समझ में आया ना? फिर से वापस से बोल रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तभी तक लगता है जब तक किसी बॉडी का पे हम फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी मूव नहीं करता है। जैसे ही वो मूव करने लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वैनिश हो जाएगा और वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा, जो कि बॉडी के एक्चुअल वेलोसिटी को अपोज करने लगेगा। जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब बॉडी इज नॉट मूविंग बट बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू मूव। बॉडी हैज ए टेंडेंसी टू मूव, ये बात याद रखना है हमेशा। स्टैटिक तभी तक लगता है जब तक आपका बॉडी मूव नहीं कर रहा है। अगर मूव करने लगा तो वहां पर स्टैटिक ना लग के काइनेटिक लगने लगता है। क्लियर है? कोई डाउट है? समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े। सॉल्व नहीं करे इसको। हो गया सॉल्व। इसको सॉल्व ही तो करना था, खाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और इसका खाली कॉन्सेप्ट तो समझना था। ठीक है, वैल्यूज ऑफ फोर्स एंड फ्रिक्शन एक्सेलरेशन यही निकालना था। तो हम एक एक करके निकाल लिया। Fs इक्वल टू F0 में 0, F1 में 1, F2 में 2, F3 में 3, F5 में 5, F5.1 में Fs 0, F के 4 न्यूटन, एक्सप्रेशन निकाल दिया। क्लियर? आगे बढ़े। सेकंड प्रॉब्लम देखो। सेकंड प्रॉब्लम अगेन सिमिलर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को तुम पहले थोड़ा देर के लिए सॉल्व करो, फिर हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि हम दो ब्लॉक दिए हैं, एक दिए है बी ब्लॉक, एक दिए है ए ब्लॉक। इस पे फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 2T, मतलब फोर्स अगेन टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, टाइम का वैल्यू बढ़ेगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है, जो फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में जो म्यू है दिया हुआ है वो 1/2 दिया हुआ है। ओके, इस ब्लॉक का वैल्यू दिया हुआ है 2 किलो, इस ब्लॉक का वैल्यू दिया हुआ है 4 किलो। ओके, आपको निकालना है ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आपको करना है। ठीक है, फिर से पढ़ देता हूं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ मास 2 किलो एंड 4 किलो आर प्लेस्ड ओवर वन अदर. A time varying force F equal to 2T is being applied on the upper block. ठीक है, we have to find out the graph of acceleration of A and B with respect to time. Coefficient of friction between A and B is 1/2 and ये surface जो है वो smooth है। Clear? बनाओ and मेरे को बताओ कि बना या नहीं बना। ओके, देखो ये सिंपल सा बात है। इसमें हम लोग जो तुमने अप्रोच लगाया है, अप्रोच इज राइट। द अप्रोच इज कि पहले हम निकाल लेते हैं दोनों के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, अगर मान लो 2 किलो ब्लॉक का डायग्राम ड्रॉ करें, इस पे फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे नीचे एक mg लगेगा, इसका इस पे एक n लगेगा, और इसको पीछे चूंकि आगे बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, राइट है ना। तो ये फ्रिक्शन जो है स्टैटिक होगा कि काइनेटिक होगा बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम देखते हैं कि सबसे चूंकि रेस्ट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली स्टैटिक होगा। ठीक है, तो म्यूएस इंटू एन हो गया, तो मान लो म्यू इंटू एन लिख दिया। म्यू इंटू एन का मतलब हो गया हाफ इंटू 2 इंटू 10। ठीक है, पहले वाले का। तो फ्रिक्शन हो गया
10 न्यूटन। ये फ्रिक्शन का कौन सा वैल्यू है? ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, राइट, है ना। तो इसका मतलब जब लिमिटिंग वैल्यू है तो एफ का वैल्यू अगर हम 0 कर दे, हम देखते हैं कि जो दो स्टैटिक फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब तक हमारा एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो है, जब तक एफ एस मैक्स से बड़ा नहीं होता है तब तक क्या होता है, वो ब्लॉक क्या होता है, मूव नहीं करता है। इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ एस मैक्स देन ओनली ब्लॉक मूव्स, है कि नहीं? नॉर्मली होता है ना, क्लियर है? अब देखो नीचे वाला हम लगाते हैं, तो नीचे वाला बी वाला ब्लॉक पे क्या होगा, बी वाला ब्लॉक पे होगा तुम्हारा 4G नीचे काम करेगा, ऊपर से एक नॉर्मल काम करेगा, नीचे से ग्राउंड का एक नॉर्मल काम करेगा, ठीक है। इस पे फ्रिक्शन जो कि पीछे लग रहा था तो इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे, और यहाँ फ्रिक्शन कितना है, 0 यहाँ पे, क्लियर। तो इसका ड्राइविंग फोर्स जो है, इसका मतलब क्या है कि जब तक मेरा ये फोर्स का वैल्यू 2T है, मतलब जब तक इसका वैल्यू 10 न्यूटन नहीं पहुंचेगा तब तक ये ए ब्लॉक को घसीट नहीं सकता है। लेकिन यहां तुम्हारा 0 फ्रिक्शन है, यहाँ पे है कि नहीं? तो इसका मतलब ये वाला, ये जो कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट तो टूट जाएगा, मतलब ये दोनों ब्लॉक कैसे मूव करेगा, एज ए कंबाइंड ब्लॉक मूव करेगा, है कि नहीं? ए और बी एज ए कंबाइंड मूव करेगा। कब तक? जब तक कि, कब तक मूव करेगा बताओ, कब तक मूव करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का हाँ, टूट ना जाए। तो इसका मतलब f का वैल्यू अगर हम 2T करें, तो अगर f का वैल्यू अगर 2T इक्वल टू, अगर मान लो कि फ्रिक्शन का वैल्यू जो है इसके लिए, इसका फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, फ्रिक्शन इक्वल टू हो गया, इस पे फ्रिक्शन का वैल्यू हो गया, फ्रिक्शन इक्वल टू हो गया इस पे 4 इंटू ए, तो फ्रिक्शन का वैल्यू है 10 इक्वल टू हो गया 4 इंटू एक्सप्रेशन ऑफ बी, तो एक्सप्रेशन ऑफ बी निकल गया मेरा सिंपल सा 2.5। डाउट है? डाउट है? नहीं नहीं। समझ में आया? हाँ, हाँ, क्लियर है ना? तो इसका मतलब अगर इसका भी एक्सप्रेशन 2.5 है तो ए का भी एक्सप्रेशन कितना होगा, 2.5 होगा। 2.5 होगा। अब 2.5 कब तक होगा, कितने टाइम तक 2.5 होगा, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो फोर्स ऑन ब्लॉक जो है, फोर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स इक्वल टू 2T है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, तो मास इनटू एक्सेलरेशन से कैसे निकलेगा, मास, कितना मास लेना पड़ेगा, दोनों का सम लेना पड़ेगा। हाँ, दोनों का कितना हो गया, 6 6 ऊपर 2T अपन 2T, तो 2, सॉरी ए का वैल्यू तो निकल चुका है ना, अच्छा ठीक है, 3 और t इक्वल टू हो गया 3 इंटू ए, तो 3 इंटू ए का मतलब हो गया 3 इंटू 2.5, मतलब 7.5 सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब 7.5 सेकेंड तक दोनों ब्लॉक एक साथ चलेगा, 7.5 सेकेंड तक दोनों ब्लॉक का एक्सप्रेशन एक ही होगा। अगर ए इधर रखे और इधर टी इधर रखे तो एक ही होगा। 7.5 सेकेंड के बाद क्या होगा ये बताओ? तो 7.5 सेकेंड में अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया 3 इंटू 7.5, मतलब 3×5 = 15, 22.5 न्यूटन। तो 22.5 न्यूटन का जब फोर्स होगा तो ये इस ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या काम करेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे, ऊपर वाले ब्लॉक पे नेट फोर्स क्या काम करेगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे वही वो बढ़ता जाएगा ऊपर तो फोर्स, नीचे वाला 22.5 माइनस 10 न्यूटन डिवाइड बाई 2 किलो, ठीक है। तो ये हो गया 12.5/2 किलो, मतलब 6.25 हो जाएगा ऊपर का एक्सप्रेशन, है ना। और इसका नीचे वाला ब्लॉक का क्या होगा, नीचे वाले ब्लॉक पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन, है ना, और तो कुछ लग नहीं रहा है, तो फ्रिक्शन हो गया 10/4, 6, अच्छा 4 किलो, हाँ 4 ही, तो 2.5। तो नीचे वाला ब्लॉक उसके बाद क्या होगा, 2.5 से आगे बढ़ेगा, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक का जो एक्सप्रेशन होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ऊपर वाला ब्लॉक का एक्सप्रेशन बढ़ गया और नीचे वाला का उतने ही रह गया, इसी लाइन में रह गया। तो ये जो है a इक्वल टू 2.5 वाला लाइन है और ये जो है 6.25 वाला है,
तो ये ग्राफ हो गया, और ये जो लाइन है ये 7.5 के बाद का लाइन चालू हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया? हाँ, समझ में आया हाँ, नहीं आया? समझ गए। समझ गया ना? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। तो इस प्रॉब्लम को वापस अगर डील, इस तरह का प्रॉब्लम अगर आए तो एग्जामिनेशन में कैसे अप्रोच लगाना है? पहले ऐसे अप्रोच लगाना है, क्योंकि फोर्स तुम्हारा टाइम डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स को हम उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई कब तक ये रह रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इसमें है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स दिया हुआ है 0.6, ठीक है, और नीचे वाला है स्मूथ। अब दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी दी हुई है अलग अलग, एक जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से राइट हैंड साइड में, और दूसरा 18 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको निकालना है कि किस टाइम में दोनों का रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा, ठीक है, और कॉमन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 किलो एंड 2 किलो तब तक क्या होगा, ये निकालना है। क्लियर है, समझ में आया? प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा, वो समझ नहीं आया। देखो, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसा देखो कि अगर मान लो एक दो ब्लॉक है, हम इसको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, दो ब्लॉक है, मान लो ये M1 है, ये M2 है, मान लो इसका वेलोसिटी हम V1 दे देते हैं, इसका हम मान लो V2 दे देते हैं, दोनों के बीच में मान लो फ्रिक्शन है, ठीक है। तो अगर M1 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे हाँ, लगेगा ना। तो M1 क्या करेगा? V का वेलोसिटी को V1 का वेलोसिटी को क्या करेगा? कम करेगा। स्लो करेगा। इसके लिए, और M2 के लिए, M2 में हाँ, फ्रिक्शन उसको किधर इधर लगेगा? आगे। उल्टा। हाँ। तो M2 में फ्रिक्शन अगर आगे लगेगा तो M2 का वेलोसिटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा, V2 को बढ़ाएगा। मतलब इसका डी एक्सलेशन होगा और इसका एक्सलेशन होगा। अगर मान लो हम दिए हैं कि V1 का वैल्यू V2 से ग्रेटर है, मान लो हम दिए हैं स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में कि V1 का वैल्यू V2 से ग्रेटर है, तो इसका वैल्यू घटते घटते कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू घटते घटते कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू घटना चालू होगा। 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, सुनो से, इसका वैल्यू घटते, इसका वैल्यू घटेगा और इसका वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? कब तक बढ़ेगा? मान लो एक टाइम में ऊपर रुक जाएगा तो नहीं बढ़ेगा। नहीं नहीं, मान लो एक टाइम में, एक मिनट, एक टाइम में मान लो कि इसका वेलोसिटी हो गया v और इसका ही वेलोसिटी हो गया v, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा क्या? नहीं। क्योंकि ये इसको डिक्सलेट कर रहा है, मतलब इसका भी मान लो कि एक कॉमन टाइम में इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते हो सकता है v हो जाए, इसका भी वेलोसिटी घटते घटते v हो जाए। जिस टाइम में दोनों का वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा क्या? होगा, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन मतलब 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस टाइम में दोनों का रिलेटिव मोशन 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या निकालना है कि किस टाइम में दोनों का वेलोसिटी 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कौन सा समझ में आ गया? अगर मान लो कि इस तरह कंडीशन दिया हुआ, देखो एक का कंडीशन दिया हुआ 18, दूसरे का कंडीशन दिया हुआ 3, तो दोनों का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है। अब एक पे फ्रिक्शन जरूर, इसका मतलब डी एक्सलेशन का काम कर रहा होगा, दूसरे में एक्सलेशन का काम कर रहा होगा। मतलब फ्रिक्शन एक दूसरे को वेलोसिटी को एडजस्ट करते करते क्या कर देगा, एक टाइम में कॉमन वेलोसिटी पे ला देगा। तो हमको वही चीज निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे, सॉल्व करो। हाँ, सिंपल सा बात है। तुम कैसे सॉल्व किया होगा हम देख रहे हैं। तुम ऐसे सॉल्व किया होगा कि ये मान लो ब्लॉक, पहला वाला ब्लॉक है 2 किलो वाला, जो कि 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। तो अगर 3 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है तो इसके बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन फिर किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? फ्रिक्शन का वैल्यू होगा 0.6 इंटू एन, इस पे 2g नीचे लगेगा और n ऊपर लगेगा। तो n का वैल्यू हो गया 0.6 इंटू 2g, मतलब 12 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। ये फ्रिक्शन ऑन ए लग रहा है। फ्रिक्शन ऑन बी क्या होगा? फ्रिक्शन, अगर फोर्स डायग्राम बनाएंगे इसका, ये 1 किलो है, तो इस पे फ्रिक्शन इस तरफ को लगेगा, फ्रिक्शन ऑन बी, और इस पे इधर इसका वेलोसिटी है 18 मीटर पर सेकंड, है ना। और क्या लिखा हुआ है? फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स, नीचे वाला तो स्मूथ ही है, नीचे उसका 1g लगेगा, ऊपर से ग्राउंड से एक नॉर्मल लगेगा,
ऊपर से एक नॉर्मल लगेगा। ओके, क्लियर हो गया इसका? अब देखो पहला वाला का फ्रिक्शन इतना है, तो पहला वाला का जो एक्सेलरेशन होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए को लिख सकते हैं 12/2, मतलब 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना हो गया? 12/1, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखो एक पे एक्सेलरेशन इस तरफ को लग रहा है और एक पे इस तरफ को लग रहा है। मतलब ए जो है, अगर हम इसको एक साइड को पॉजिटिव ले ले, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, इसको हम ये ओरिजिन ले लेते हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हम लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू लिख सकते हैं -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अकॉर्डिंग टू टाइम। ए बी का वैल्यू लिख सकते हैं +12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी जो दोनों ब्लॉक का है, उसको हम अगर लिखना चाहे साइन के हिसाब से, तो यूए को लिख सकते हैं +3 मीटर पर सेकंड, है ना? ठीक है, और यूबी को क्या लिख सकते हैं? -18 मीटर पर सेकंड। तो जब मान लो कि टी टाइम में दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी बराबर हो गया, एट टाइम टी अगर v रिलेटिव 0 हो गया मान लो, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू t v रिलेटिव इज 0, इसका मतलब दोनों ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? बराबर होगा, मतलब va इक्वल टू vv होगा, है ना? तभी तो ये होगा ना। अब va का मतलब हो गया ua प्लस 80, इसका मतलब हो गया ub प्लस abt। अब ua का वैल्यू जो है 3 है, a का वैल्यू है -6, ub का वैल्यू हो गया -18, ab का वैल्यू हो गया 12t। इसको अगर आगे पीछे कर दे तो कितना आ जाएगा? ये 12 इधर चला जाएगा, अगर ये 6 इधर आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, और ये इधर चला गया तो 21/18 हो जाएगा, मतलब 7/6 सेकंड। ठीक है, ये क्लियर है तुम्हारा? वेरी गुड। उसके बाद हमसे पूछा गया है क्या? हमसे पूछा गया है कि इसके बाद बोला फाइंड द कॉमन वेलोसिटी। तो कॉमन वेलोसिटी तो सिंपल सी बात है, जब इसको हमको मिल ही गया है तो t का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो कॉमन वेलोसिटी निकल जाएगा, है ना? तो v इक्वल टू मान लो 3 - 6t करे, और इसको 3 - 7/6 करे, तो 6 कट गया, तो 3 इक्वल टू हो गया -4। मतलब दोनों जो है बेसिकली इधर मूव करने लगेगा, इस तरफ को जाने लगेगा, है ना? 4 मीटर पर सेकंड से। अब हमको क्या निकालना है? दोनों का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो दोनों का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का हमको ये टाइम मालूम है और ये मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, दोनों का अगर हम पुट अप करेंगे तो निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। टाइम का वैल्यू निकला हुआ है, a का वैल्यू मालूम है, a और ab है ना? वेलोसिटी का वैल्यू मालूम है मेरे को, ua और ub है, इन दोनों को पुट करेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अगर तुम इस डिस्प्लेसमेंट को माइनस करोगे ना, तो कभी कभार क्या हो जाएगा, ब्लॉक का लेंथ के बराबर ही आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया। हाँ, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये जो सवाल है बिल्कुल उसी पे, ये एचसी वर्मा वाला क्वेश्चन तुमको याद होगा। हाँ, ब्लॉक गिर जाता है जो ऊपर से। हाँ, जो ब्लॉक गिर जाता है, तो इसमें क्या है कि इसके बीच का फ्रिक्शन मेरे को दिया हुआ है, ब्लॉक और between the rod and plank is 1/2 and plank and block is 1/4। तो ये 1/2 दिया हुआ है, ये 1/4 दिया हुआ है। तो इसमें निकालना है कितने टाइम में दोनों ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, और m का वैल्यू अगर लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है? यहाँ पे नहीं दिया हुआ। नहीं, फोर्स नहीं, देखो फोर्स का बात नहीं है। फाइंड shows a block A of mass m is kept at the left end of plank of mass B। ठीक है, length L है, system can slide on the horizontal road and started towards right with initial velocity v। ये इधर जा रहा है, दोनों ब्लॉक जो है स्टार्टिंग वेलोसिटी v से इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा कि इसमें आपको ये प्रूव करना है कि कितने देर में ये दोनों ब्लॉक जो है सेपरेट हो जाएगा। तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सॉल्व कर पाओगे या नहीं सॉल्व कर पाओगे, या मैं सॉल्व करके बताऊं?
सर ये जो ब्लॉक ए है वो हाँ रखा हुआ लेफ्ट में, ये जा रहा राइट में, हाँ, तो ये पीछे तरफ गिरना चाहिए, है ना? देखो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, पूरा सिस्टम जो है तुम्हारा इधर हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ए उल्टा पे लगेगा लेफ्ट तरफ। ए पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, मतलब कि सिस्टम स्टार्टेड टुवर्ड्स द राइट विद इनिशियल वेलोसिटी v। तो ए पे अगर हम ए का डायग्राम अगर ड्रॉ करें, तो ए का डायग्राम ड्रॉ करें तो ए को मान लो बोला है राइट जा रहा है, स्टार्टिंग मान लो वेलोसिटी v है, तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, क्लियर है ना। हम्म अब बी पे, बी का वेलोसिटी जो है, ये भी बी का वेलोसिटी भी इधर है, तो इसका मतलब बी का एक फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, दूसरा फ्रिक्शन इधर लगेगा, ग्राउंड वाला, हम्म, डाउट नहीं है। अब अगर फ्रिक्शन नहीं। निकालना है ये वाला फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन जो हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट वाला जो फ्रिक्शन है, वो हो जाएगा 1/4 ऑफ mg। हाँ, समझ गया। हमको लग रहा था कि नीचे हाँ ब्लॉक को खींच ले, नहीं यहाँ पे दोनों जा रहा है, दोनों में अपना दोनों जा अपना रहा है, स्पीड है ना? हाँ हाँ, दोनों तो का तब स्पीड है। तब समझ गया हम। तो हाँ नीचे वाला स्लो हो जाएगा, ऊपर आगे निकल जाएगा, है ना? हाँ वही बात है, ठीक है, तो वही निकालना है। तो ये इसका हम्म, फ्रिक्शन हो गया 1/4 mg। इसका फ्रिक्शन, इसका कितना हो गया, नीचे वाला ब्लॉक का क्या हुआ, तो नीचे वाला ब्लॉक का फ्रिक्शन 2 निकालेंगे, तो फ्रिक्शन 2 का मतलब हो जाएगा वन बाई वन टू बाई टू ऑफ, m1 + m2। हाँ माना m प्लस m, है ना, जी। इंटू जी। तो इसको मतलब अगर इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वाला आ जाएगा 3 ना हो जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू 2m के बराबर दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 2m है, तो मतलब 3m g बाई, हाँ 3mg ना बाई 2, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन 2 इसमें प्लैंक का लेंथ कितना है? l। अच्छा, बस एल है वहाँ पे। हाँ l है। अब इसको अगर तुम सॉल्व करो, इसको अगर तुम देखोगे तो तुमको b का और इसका दोनों में डिफरेंस दिखेगा। क्या डिफरेंस दिख रहा है, अच्छा, देखो, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले का एक्सप्रेशन निकालो। पहले का एक्सप्रेशन कितना हो गया, पहले का एक्सप्रेशन हो गया 1/4g, हम्म इसका इस ब्लॉक का, हम्म इस ब्लॉक का कितना एक्सप्रेशन हुआ, इस ब्लॉक का एक्सप्रेशन हो जाएगा W/2g। आगे लग रहा है 1/4g, हाँ माने आगे लग रहा है mg/4, है ना, इस तरफ, हाँ हाँ। और इधर लग रहा है 3mg/2, 3mg/2। तो कितना हो गया, 4 माइनस 4 हो गया इधर, तो ये हो गया mg, इधर हो गया -6mg। 6mg, ये हो गया 5mg, -5। 5mg/4, मतलब नीचे वाला ब्लॉक का डी एक्सलेशन हो रहा है और ऊपर वाला ब्लॉक का एक्सलेशन हो रहा एक्सप्रेशन हो रहा है। है ना। तो ये चीज एक दिमाग में आ रहा है। तो इसका मतलब A2 का वैल्यू जो है लेस देन है, ऐसे मतलब रिटार्डेशन के हिसाब से लेस देन है ना। तो इसको सॉल्व करो और बताओ मेरे को, ठीक है कि क्या है, फिर इसको हम लोग टच करेंगे। ओके हाँ, दोनों का एक्सप्रेशन निकालना है, फिर ठीक है, दोनों का रिलेटिवली कितना अंतर हो रहा है वो निकाल के S = UT 80² में डाल के निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो हाँ, वो गलत कैलकुलेशन गलती हो गया। पहला वाला ब्लॉक का हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला वाला ब्लॉक का इधर mg काम किया, इधर नॉर्मल काम किया, चूंकि वेलोसिटी इधर है तो इसका मतलब फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। ये भी फ्रिक्शन रिटार्डेशन ही है एक तरह से, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन। अगर मान लो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ओके क्लियर, हम डायरेक्शन फिक्स कर लिए। अब देखो पहले हम इसका ये निकालते हैं, तो इसका क्या हो गया x, फिर नीचे वाला ब्लॉक का अगर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, सिंपल सी बात है कि ये फ्रिक्शन इधर है तो इस पे एक फ्रिक्शन इधर लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी इधर है तो इस पे इधर फ्रिक्शन लगेगा ग्राउंड की तरफ से। नीचे इसका बड़ा mg काम करेगा, ऊपर से एक नॉर्मल काम करेगा, नीचे से ग्राउंड का एक mg काम करेगा। ओके क्लियर है। पहला वाला ब्लॉक का हम निकालते हैं रिटार्डेशन कितना होगा, मतलब पहला वाला ब्लॉक का एक्सप्रेशन या डी एक्सप्रेशन जो ही बोलो, एक्सप्रेशन ऑफ ए ब्लॉक, मान लो इसको ए बोल रहे हैं इसको बी, एक्सप्रेशन ऑफ ए ब्लॉक जो हो गया वो फ्रिक्शन बाय मास, ठीक है। फ्रिक्शन इक्वल टू हो गया म्यू बिटवीन ब्लॉक, ठीक है, इनटू एन बाय मास, ठीक है। म्यू दिया हुआ है 1/2 इनटू mg बाय n, क्लियर, मतलब g/2। कोई डाउट है, डाउट है, समझ में आ गया, g/2 ही होगा ना, नहीं नहीं यार g/2 है, ये 1/4 है ना, 1/4 है, वही तो g/4 होगा। ओके अब एक्सप्रेशन ऑफ डी एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक बी निकालते हैं। तो डी एक्सप्रेशन ऑफ ब्लॉक बी जो होगा वो होगा फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन 2 बाय उसका मास m,
कैपिटल एम। तो फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन 2, फ्रिक्शन हो गया म्यू एन माइनस ये हो गया मान लो म्यू डैश एन जी बाई एम। तो म्यू एन का मतलब हो गया म्यू एम जी, इसका मतलब हो गया म्यू डैश एन जी का मतलब हो गया म्यू डैश एन। एन जी का वैल्यू कितना होगा? एन जी का वैल्यू होगा एम जी प्लस एन, कैपिटल एम जी प्लस एन। तो कैपिटल एम जी प्लस एम जी, एम का वैल्यू 2m है तो मतलब हो गया 3m जी। डाउट है? ये हो गया 3m जी, 3m जी बाई ये हो गया 2m। ठीक है, अब म्यू, म्यू का वैल्यू है तुम्हारा 1/4, ये हो गया एम जी बाई 4, और ये जो है वो है 2, तो ये हो गया 3m जी बाई 2 बाई 2m। तो हो गया कितना हो गया ये एक्सप्रेशन कितना हो गया? ए बी इक्वल टू कितना हो गया? ए बी हो गया ऊपर का 4 और ये 3 दूनी 6 5, तो -5/5mg/8m। तो ए बी निकल गया -5/8g। डाउट है? डाउट है? समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो ये माइनस माइनस इसीलिए आ रहा है क्योंकि इसलिए माइनस, यहाँ पर माइनस साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि आप जो डायरेक्शन मान रहे हैं कि ब्लॉक इधर मूव करेगा, नहीं, ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है इधर होगा, मतलब F2 माइनस, आपको फ्रिक्शन 2 माइनस फ्रिक्शन 1 करना चाहिए था, हमने किया फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन 2 कर दिया। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप देखो दोनों ब्लॉक जो है, दोनों ब्लॉक का जो रिलेटिव डीएक्सलेशन है वो इसी तरफ है, ए बी इधर है और ए बी इधर है ना? तो दोनों का रिलेटिव एक्सलेशन कितना हो जाएगा? दोनों का रिलेटिव एक्सलेशन कितना हो जाएगा बताओ? दोनों माइनस कर दे, दोनों को दोनों का माइनस प्लस कर कर दे देंगे, दोनों। माइनस कर हाँ हाँ, देंगे। माइनस कर दे। अरे एक ही तरफ है ना, ए बी माइनस ए, तो 5 माइनस ए 5/8g माइनस जी बाई 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 8 हो गया, तो यहाँ 8 आ गया और ये हो गया 2g, मतलब हो गया 3g/8। ठीक है, ये रिलेटिव एक्सप्रेशन निकल गया, दोनों का निकल गया। क्लियर है? अब एक बात बताओ मेरे को, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। इस ब्लॉक को, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रिलेटिव में कितना कितना डिस्प्लेसमेंट मूव करेगा? दोनों ब्लॉक एक दूसरे के रिलेटिव में कितना एक्सप्रेशन, कितना डिस्टेंस मूव करेगा? जितना लेंथ है वो का उतना ही कर सकता है। उतना ही कर सकते हैं कि उसका तो गिर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, है ना? उसका तो सेपरेट हो जाएगा ना। तो इसका मतलब एल रिलेटिव अगर निकालें, डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव का मतलब हो गया यू रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी इनटू रिलेटिव प्लस हाफ ए रिलेटिव इनटू टी, यही होगा फॉर्मूला। एल रिलेटिव एल होगा, यू रिलेटिव 0 है क्योंकि स्टार्टिंग दोनों वेलोसिटी बराबर है, प्लस हाफ ए रिलेटिव का मतलब आ गया 3g/8 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू निकल गया कितना? टाइम इक्वल टू निकल गया 16L/3g। डाउट है? हमसे पूछा गया है फाइंड द टाइम इलास्टिक में ब्लॉक सेपरेट्स, तो इसका मतलब ये जो टाइम है ये टाइम निकल गया मेरा। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट अगेन इजी है, दोनों ब्लॉक का हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है 0 है ना, कोई मैंने सॉरी v है इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। डाउट है? नहीं, सॉल्व कर लेगा ना? इसको छोड़ देते तुम पे, आगे बढ़े। ओके, अब देखो 3 ब्लॉक्स आर केप्ट जैसे दिया हुआ है शोन इन फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 20 किलो ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। निकालो। ए पे 10 किलो का फोर्स इस पे लगा रहे हैं, ये इसके बीच में फ्रिक्शन 0.5 है, इसके बीच में 2.5 है, ये 0 है, तो इसका एक्सप्रेशन कितना होगा? हमको निकालना है एक्सप्रेशन ऑफ 20 किलो का। ठीक है, बनाओ। 10 किलो पे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, इसमें फ्रिक्शन लगेगा पीछे, है ना? तो फ्रिक्शन कितना हो गया? फ्रिक्शन इक्वल हो गया म्यू इंटू एन,
एन का वैल्यू हो गया 10G, 100 है ना। तो फ्रिक्शन हो गया 0.5 इंटू 10 इंटू 10, मतलब कितना हो गया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, पीछे लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है, ओके। अब फिर 20 किलो वाला पे ड्रॉ करते हैं। तो 20 किलो वाला पे एक इधर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। तो ये जैसे इधर आगे जाना चाहेगा तो इसको ये पीछे रोकेगा, फ्रिक्शन 2 इधर लगेगा। इस पे लगा 20 किलो, सॉरी 20 किलो, ऊपर लगा, ऊपर से लगा नॉर्मल, नीचे वाला लगाया एक नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल मान लो कि n/3 कर देते हैं, ठीक है। और तो n3 का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 20G प्लस n, ठीक है ना। तो n का वैल्यू है 10G, तो 20G प्लस n का मतलब हो गया 10G, मतलब n का वैल्यू हो गया 30G। तो फ्रिक्शन 2 का वैल्यू कितना हो गया, फ्रिक्शन 2 का वैल्यू हो गया 0.25 इंटू 30G, मतलब 75 न्यूटन। इसका मतलब ये 75 न्यूटन हो गया, अलग नहीं होगा, और ये 50 न्यूटन हो गया, तो अलग तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसका मतलब ये नीचे, ये वाला नीचे वाला जो ब्लॉक है ये अपने साथ इसको चिपका के चलेगा, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन है नहीं। तो ये 50 किलो जो है इसको तो सेपरेट नहीं कर सकता है, लेकिन इसको जरूर सेपरेट कर देगा 30 किलो वाले को। तो इसका मतलब फ्रिक्शन जो हो गया, फ्रिक्शन जो वैल्यू हो गया 50 न्यूटन जो है वो 50 न्यूटन को ये करेगा, है ना। मतलब नीचे वाला ब्लॉक जो है, नीचे वाला ब्लॉक इसके साथ चिपक के चलेगा। तो जब चिपक के चलेगा तो कितना वैल्यू होगा इसका, चिपक के चलेगा तो कितना हो गया 50 न्यूटन, 50 kg हो जाएगा, नीचे 50 हो गया, कितना हो गया एक्सेलरेशन कितना हो गया, 1 आया। 1 मीटर पर सेकंड। सर एक स्कूल का क्वेश्चन था, हाँ मैं बता रहा आपको, मतलब छोटा क्वेश्चन है। हाँ, 2 ब्लॉक एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक। ठीक है, एक 10 kg का, एक 20 kg का। ठीक है, दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, मतलब कांस्टेंट है, 0.2 का है। ठीक है, हाँ, और पूछा गया कितना फोर्स हम 10 न्यूटन पे लगाएंगे हाँ कि दोनों साथ में दोनों साथ में चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो कितना होगा तुम बताओ। तो हमको तो 20 लगा, क्योंकि अगर हम 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 से, तो 20 न्यूटन हाँ मैक्सिमम स्पीड होगी उसका। बिल्कुल। तो लेकिन ये, सर पता क्या किए हाँ उसको, सर तुम्हारा का आंसर देखो, 30 सुनो है। सुनो सुनो सुनो, 0 पॉइंट, नहीं सुनो सुनो, 0.2 है ना, हाँ ये हाँ 2 है, 0.2 है ना। अब हमको क्या नीचे पूछा स्मूथ जा है। रहा है, एक मिनट सुनो, हमको क्या पूछा जा रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगाए कि दोनों साथ चले, ठीक है, यही पूछा जा रहा है हमसे। तो दोनों हाँ, साथ चले मतलब बॉडी का मास कितना हो गया 30। 30 किलो हो गया। तो 30 किलो का ब्लॉक पे हम कितना, 30 किलो का ब्लॉक है, मतलब अभी हमसे पूछा जा रहा है कि आपको कितना फोर्स लगाना है। तो μ1 निकालेंगे तो हो जाएगा 20 न्यूटन, है ना। जो μ1 करेंगे वो 20 न्यूटन होगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स जो है इन दोनों के बीच में से 20 न्यूटन हो सकता है ना, प्रॉब्लम के हिसाब से। तो इसका मतलब 20 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगा देंगे, 20 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगा देंगे, नीचे वाला मान लो कि स्मूथ है, तो 20 न्यूटन का फोर्स में ये दोनों ब्लॉक जो है एक साथ मूव करेगा, ठीक है। तो तुम्हारा जो आंसर है कि एफ अप्लाइड शुड बी 20 किलो, इट्स एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब एक्सेलरेशन निकालोगे तो कितना हो जाएगा 20/30, 20, हाँ है ना। हाँ एक्सेलरेशन निकालोगे ब्लॉक का कितना होगा 20/30, मतलब 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ। ठीक है। तो ये इसीलिए सर ने क्या किया, सर ने क्या किया, तुम्हारा एक्सेलरेशन को यहाँ घुसेड़ दिया और इसको यहाँ लेके चले गए, तो 30 किलो सर नहीं हम, होगा। सर का देखिए कैसे बता रहे आपको। हाँ 20 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाले, हाँ उसके बाद लिखिए A max equals to 20 kg equals to F by m। तो 20/20 बोले कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। नहीं, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये ब्लॉक तो स्लिप ही नहीं कर रहा है। हाँ, तो हम भी सर, हमको भी लगा सर कैसे कैसे कर दिए, समझ में आया ये नहीं। हम अगर ऐसे ये थे ना, कुछ दिन पता अगर नहीं। ये ब्लॉक स्लिप कर जाता, ये क्या कर रहे हैं कि 10 किलो वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा पीछे, और 20 किलो वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा आगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया 20/20 कर दिया,
लेकिन अगर हम 20/20 कर देते हैं तो इसका मतलब हम ये मान रहे हैं ना कि ये 20 किलो का ब्लॉक इससे सेपरेट होकर आगे जा रहा है, तब नहीं इसका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। लेकिन ये क्या है कि 20 न्यूटन तक का फोर्स में दोनों ब्लॉक तो साथ मूव कर रहा है, तो जब साथ मूव करेगा तो 30 किलो का वेट हो गया वो, क्योंकि नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है और 20 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, तो 20 न्यूटन का फोर्स में दोनों ब्लॉक सेपरेट नहीं होगा और वो 0.66 से 7 दोनों साथ जाएगा। लेकिन जैसे हम 20 से ज्यादा लगा देंगे, 30 लगा देंगे, तब ये ब्लॉक अलग मूव करेगा और ये ब्लॉक अलग मूव करेगा। ठीक है, देखिए वो लिखे कि फोर्स माइनस फ्रिक्शन हाँ इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास वहां पे वो बस 10 लिए, 30 लेना चाहिए था जबकि, है ना? हाँ, नहीं उस ऊपर वाला block। अगर हम फोर्स माइनस फ्रिक्शन करते हैं तो तुम बताओ ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक या डायनेमिक? काइनेटिक। ये तो काइनेटिक है। काइनेटिक है, क्योंकि जब फोर्स माइनस फ्रिक्शन कर रहे हैं और इक्वल टू ma कर रहे हैं, मतलब आप ये अज्यूम कर ले रहे हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं मूव कर रहा है, हाँ है ना? क्योंकि ये फोर्स और माइनस फ्रिक्शन फोर्स आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि दोनों फोर्स जो है एक दूसरे से बड़ा छोटा है, तभी जाके इसमें कुछ नया फोर्सेस आ रहा है, एक्सेलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन अलग अलग प्रोड्यूस होने का मतलब है कि दोनों ब्लॉक सेपरेट मूव कर रहा है, साथ नहीं मूव कर रहा है ना? यहाँ इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे ये वाला भी एग्जांपल देखो कि हमने यहाँ 75 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो अगर इस फोर्स के लिए ड्राइविंग फोर्स 50 न्यूटन का फोर्स है, तो 50 न्यूटन का फोर्स जो है 75 न्यूटन का फोर्स को नहीं तोड़ सकता है, इसलिए दोनों ब्लॉक जो है कंबाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 0 न्यूटन का फोर्स को तोड़ सकता है, इसलिए दोनों ब्लॉक साथ मूव करेगा। तो जब ये दोनों ब्लॉक साथ मूव करेगा तो इसका ड्राइविंग फोर्स हो गया 50 न्यूटन और इसका मास हो गया 50 किलो, 50 किलो, इसलिए एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम ये मान ले, इसका इक्वेशन हम ऐसे कर दे कि फ्रिक्शन मान ले 50 न्यूटन माइनस 75 न्यूटन इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 20, तो कितना हो गया 25/20, जो कि क्या बता रहा है कि ये ब्लॉक पीछे चला जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अगर फ्रिक्शन किसी को अपने से मूव करा सकता है क्या? फ्रिक्शन किसी को सिर्फ रोक सकता है, फ्रिक्शन किसी को मूव नहीं करा सकता है। क्लियर? खुद से फ्रिक्शन किसी को मूव, हाँ सर कहाँ से गलत है फिर? हाँ आंसर गलत है, ऑब्वियसली गलत है, कॉन्सेप्ट से ही अलग हो गया ना। नहीं तुम सोचो वो ना, एक ही अगर क्वेश्चन को नहीं तुम खाली बताओ कि अगर हम लोग इसी सवाल को सर के अप्रोच से बनाए कि ये फ्रिक्शन माइनस ये फ्रिक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही अप्रोच होगा? नहीं होना चाहिए, 30 नहीं होना चाहिए, बने होगा या नहीं होगा तुम खुद सोच के देखो। अगर ये 50 न्यूटन है, ये 75 न्यूटन है, और कोई ये बोले कि हाँ 75 न्यूटन का फोर्स तो पीछे लग गया, इसका मतलब ये ब्लॉक का घसीट के इधर लेके चला जाएगा, हो सकता है क्या? नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आइडिया प्रैक्टिकली भी सोच के देखो कैसे हो जाएगा कि 50 न्यूटन का फोर्स जो उसको आगे बढ़ा रहा है, इस पे लगा रहा है, एक्चुअल फोर्स लगा रहे हैं हम इस पे, ठीक है, इसका फ्रिक्शन की वजह से पीछे लग रहा है, ये इस पे फ्रिक्शन आगे लगा रहा है। तो अगर ये फ्रिक्शन आगे लगा रही है, अगर आगे जाना भी चाहता है, तो पीछे अगर उससे ज्यादा फोर्स लग जाएगा 75 न्यूटन का, तो इसका मतलब तो पीछे चला जाना चाहिए ना, आगे नहीं जाएगा ना इस तरफ। समझ रहे कि नहीं? तो फोर्स, हम जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे कि जैसे मान लो 1 किलो का फोर्स, जो 1 न्यूटन का फोर्स लगा है और लिमिटिंग फोर्स मान लो है 20 न्यूटन का, तो क्या ये इधर मूव कर जाना चाहिए 19 न्यूटन से? नहीं, मूव ही नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा अपने आप को 1 न्यूटन पे, ताकि ओवरऑल हो जाए 0। लिमिटिंग फोर्स का यही मतलब है कि जब तक उस लिमिटिंग फोर्स को क्रॉस नहीं करते हैं, एक्सेलरेशन डिफरेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े? चलो, हाँ। अब देखो यहाँ पे एक फोर्स है, ये फोर्स जो है 3 किलो का ब्लॉक पे लग रहा है, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ब्लॉक पहले स्लिप करेगा। 3 किलो 2 किलो वाला ब्लॉक पहले स्लिप करेगा कि 2 किलो 1 किलो वाला ब्लॉक पहले स्लिप करेगा कि 1 किलो ग्राउंड वाला ब्लॉक पहले स्लिप करेगा, ये आपको निकालना है। जिसका फ्रिक्शन सबसे कम होगा वो पहले स्लिप करेगा ना। तो देखो सब कुछ दिया हुआ, वैल्यू दिया हुआ है, बताओ मेरे को, सॉल्व करके बताओ। चालू किए, एक और लड़का है तो ये समझ में, ये वाला समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, यहाँ वाला समझ में आ गया ना, ये कौन सा समझ में आ गया? यहाँ समझ गए, वहां सर हमसे पूछे ठीक है कि कितना फोर्स लगाना चाहिए कि हाँ। ये एकदम साथ में चलेगा। हम तो हाँ। देख के बोले 20 न्यूटन होगा, देख के बोल दिए। ठीक है, और मैं था 2-3 लड़का बोला, और लेकिन एक लड़का था पता नहीं क्या क्या किया, 30 न्यूटन बोला। सर बोले सही है।